हमारा नया चैप्टर जिसका नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है और उसकी आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें जो सिंपल डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसमें क्या है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। इफ़ वी हैव टू थिंग्स, कि अगर हमारे पास कोई सी दो चीज़ें हैं और ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, से एक्स एंड वाई, जिनका हमने नाम क्या रख दिया है, एक का नाम वाई रख दिया है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज, क्या अगर एक्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, थिंग है, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज़ आल्सो इंक्रीज। तब जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है वाई, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इन सच अ वे दैट द रेशो एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज। इस तरह से कि जो उनका रेशो आएगा, उनकी जो जर्नल जो रेशो आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इट रिमेंस कांस्टेंट से के, तो उसका वो हमेशा जो है वो रेशो सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर हम एक्स अपन वाई को कहीं से भी उठा के डिवाइड करें तो उसके जो एक पहले का आंसर आएगा वही दूसरे का आएगा, वही तीसरे का आएगा, वही चौथे का आएगा, तो वो हमेशा सेम आएगा। उसको कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो वो चेंज नहीं होती है। तो इसको कहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो पूरी तरह से बात समझ तो नहीं आएगी, अब हम एग्जांपल देखेंगे, आपको बात और समझ में आ जाएगी। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल है हमारे पास वेट ऑफ साल्ट है, कि साल्ट का वेट है। इसको वेट ऑफ साल्ट को हमने एक्स से डिनोट किया, और नीचे है कास्ट ऑफ साल्ट, नीचे हमने कास्ट उसको वाई से डिनोट किया। जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg हम साल्ट लेते हैं, तो उसकी कीमत कितनी आ गई, 20 रुपीज़। आगे जब 2 kg साल्ट होगा तो ऑटोमेटिक कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो 2 kg का कितना हो गया, 40। आगे 3 kg का कितना हो गया, 60। और 4 kg का कितना हो गया, 80। ठीक है, जब वेट बढ़ रहा है 1 kg से 2 kg, 2 kg से 3 kg, 3 kg से 4 kg, तो ऑटोमेटिक 1 kg का अगर 20 रुपीज़ कास्ट थी तो 20 से 40 होगी, 40 से 60 होगी, 60 से 80। तो इसको कहते हैं जब एक चीज़ बढ़ती है, जब साल्ट का वेट बढ़ेगा तो नीचे उसकी कास्ट भी बढ़ती जाएगी। इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नीचे मैंने लिखा है हेयर वेट ऑफ साल्ट इंक्रीज देयरफॉर कास्ट ऑफ साल्ट आल्सो इंक्रीज। इसका फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला आपके सामने। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इससे हम जो भी कोई भी अगर हमें टेबल दिया हुआ होता है तो हम इससे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब इसमें x1 अपॉन y1 होता क्या है, देख लीजिए। ये जो है ना 1 2 3 4, ये वाला ऊपर वाला सारे, और नीचे 20 40 60 80, इसको हम x मानेंगे। इसको x, पहले को x1, दूसरे को x2, तीसरे को x3 और चौथे को x4। इस तरह नीचे वाले को y1, दूसरे को y2, तीसरे को y3, चौथे को y4। इसी तरह फार्मूला क्या आता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यानी अगर हम यहाँ से ले लेंगे 1 अपॉन 20, ये किसके इक्वल टू होगा, 2 अपॉन 40 के। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। कैसे, मैं अभी आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, ये आपके सामने मैंने डिवाइड कर दिया है। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये दोनों आपस में बराबर है। या x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 भी हो सकता है, या x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 भी हो सकता है। यानी उस टेबल में से x1 अपॉन y1 की वैल्यू हम जिस मर्जी से कंपेयर कर लें वो सब सेम आएगा। कैसे, पहला आप देख लें, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 हमारे पास है 1 kg साल्ट अपॉन, उसकी कीमत कितनी है, 20, तो ये आ गया 1 अपॉन 20 आ गया, इज इक्वल टू x2 है 2 kg साल्ट अपॉन, उसकी कीमत कितनी है, 40, तो ये नीचे 40 आ गया, तो 2 अपॉन 40 आ गया। अब 2 को 40 से डिवाइड की, 40 को 2 से डिवाइड किया, जैसे 2 1 द 2, 2 20 द 40। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन 2 था, राइट हैंड साइड में जो 2 अपॉन 40 था उसकी जगह पर अभी क्या आ गया, 1 अपॉन 20। तो ये 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 आ गया है। तो बस पता चल गया कि हम कहीं से भी इस टेबल में से कहीं से भी वैल्यू ले लें, x1 अपॉन y1 वो x2 अपॉन y2 के बराबर होगी, या x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 के बराबर होगी, या x1 अपॉन y1 जो है x4 अपॉन y4 के बराबर होगी। किसी भी वैल्यू के इक्वल होगा, कभी भी इनकी चीज़ चेंज नहीं। इसी को कहते हैं कॉमन रेशो, सेम रहता है इसको। तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम इन्वर्स का देख लेते हैं। देखिए इन्वर्स में क्या है, इन्वर्स में ये है कि
इन्वर्स में जस्ट डायरेक्ट का अपोजिट है, जो डायरेक्ट में था अब इन्वर्स में उसका अपोजिट है। इफ़ वी हैव टू थिंग्स, हमारे पास अगर दो चीज़ें हैं, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर क्वांटिटीज़, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं, सच दैट एक्स एंड वाई, इसका भी हमने एक्स और वाई ही ले लिया इन सच अ वे दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज की, अगर हमारे पास जो एक्स है, जो पहली थिंग है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो बढ़ती है, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज़ डिक्रीज। तब दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो थिंग है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, वो घटती है। इसमें एक बढ़ती है और दूसरी क्या होती है, घटती है। अगर एक के बढ़ने से दूसरी घटती है तो उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। गुलशन कैन गो टू हिज स्कूल इन 4 डिफरेंट वेज। ही कैन वॉक, रन, साइकिल और कार। कह रहे हैं गुलशन स्कूल जाना चाहता है अपने, वो 4 तरीक़ों से जा सकता है। चल के जा सकता है, दौड़ के जा सकता है, साइकिल से जा सकता है या कार से जा सकता है। अब हमने इसको टेबल में जो है वो बता दिया। एक की वैल्यू रखी है एक्स, एक की रखी है वाई। स्पीड किलोमीटर में, जैसे वॉक करके जाएगा तो 3 किलोमीटर जो है 3 किलोमीटर पर हॉर के स्पीड से जाएगा। जब रन करके जाएगा तो 6 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से जाएगा। जब साइकिल से जाएगा 9 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से जाएगा। और जब कार से जाएगा तो 45 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से जाएगा। अब टाइम कितना लेगा? जब चल के जाएगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, 30 मिनट। जब दौड़ के जाएगा टाइम कम हो जाएगा, तो कितना आ गया, 15 मिनट्स। जब साइकिल पर जाएगा और टाइम कम हो जाएगा, 10 मिनट्स। और जब कार पर जाएगा तो टाइम और कम हो जाएगा, कितना, 2 मिनट्स लगेंगे। तो देखिए, जब जैसे जैसे उसका यानी कि वॉक से रन, रन से साइकिल, साइकिल से कार, वो बढ़ रहा है रेट, वैसे ही टाइम उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चल के जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग रहा है और दौड़ के जाएगा तो कम टाइम लगेगा। इसी तरह से साइकिल से जाएगा तो और कम हो जाएगा और कार से जाएगा तो सबसे कम टाइम उसको लगता है। तो इसमें जो फार्मूला है, मेन थिंग जो आपको बताने की है, ये है इसका फार्मूला। तो फार्मूला इसका ये है कि x1 मल्टीप्लाई y1 इज़ इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 के इक्वल होता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये फार्मूला हर एक को याद रहना चाहिए, ये वाला फार्मूला। x1 मल्टीप्लाई y1 इज़ इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 के इक्वल है। हम इसी फार्मूले से पहचानते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जैसे x1 और y1 को हमने ले लिया, जैसे x1 है 3 मल्टीप्लाई y1 है 30 इज़ इक्वल टू x2 क्या है 6 मल्टीप्लाई y2 क्या है 15। तो ये दोनों आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई 30 90 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15, ये भी क्या आ गया 90। तो 90 इज इक्वल टू 19 आ गया सेम। तो इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2, ये वाला फार्मूला। और दूसरे में क्या रखा फार्मूला था, उसमें x1 अपॉन y1 लगा था इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 लगा था। उसमें अपॉन में लगा था और इसमें मल्टीप्लाई में लगता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा हमारे पास डायरेक्ट वाला है और कौन सा हमारे पास इन्वर्स वाला है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा।